हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MR क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और एडवांस में हमारा टॉपिक चल रहा था समांतर श्रेणी, जिसका आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं। और पार्ट 4 में पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं कि n पदों का योगफल n² + 2n है, तो हमसे 11वां पद पूछा है। तो हमें n पदों का योगफल दिया है, मतलब Sn बराबर दिया है n² + 2n। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, और वो ये चीज़ है कि अगर मैं आपसे कहूँ S1 क्या है, तो आप कहोगे S1 है पहली टर्म का योग। पहली टर्म का योग कह दो या पहली टर्म कह दो, पहला पद कह दो किसी भी श्रेणी का। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ पहला पद या पहले पदों का योग। S2 क्या है, तो S2 है पहले दो पदों का योग। ठीक है, S2 क्या है, पहले दो पदों का योग। या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। ठीक है, या हिंदी में हम बोल सकते हैं पहले दो पदों का योग। S3 क्या है, तो S3 है पहले तीन पदों का योग। हिंदी में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे पहले तीन पदों का योग। इतनी बात समझ में आती है? आती है, बिल्कुल आती है। अच्छा, नहीं भी समझ में आती तो मैं चलो एक बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8 इस टाइप से है, चल रही है। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं S2 बताइए, तो S2 का मतलब यहाँ पे हो गया कि पहले दो पदों का योगफल क्या होगा, तो पहले दो पदों का योगफल यहाँ पे 6 होगा। S3 पूछूं तो S3 का मतलब हो गया पहले तीन पदों का योगफल, मतलब 6 और 6 12 हो गया। अगर मैं पूछूं S4 मतलब पहले चार पदों का योगफल, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे भी यही बताया कि S3 का मतलब होता है पहले तीन पदों का योग, S2 का मतलब होता है पहले दो पदों का योग, और S1 का मतलब होता है पहला पद या पहले पद का योग। S1 कह दो, पहले पद का योग तो वही रहेगा जो पहला पद होगा, तो हम कह सकते हैं S1 जो होता है वो पहला पद ही होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई श्रेणी ये है A1, A2, A3, A4 और इस टाइप से ये चल रही है, तो मैं इसमें कहूँगा ये तो हो गया पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पद। तो इसमें S1 की वैल्यू इस श्रेणी के हिसाब से आ जाएगी A1, S2 इस श्रेणी के हिसाब से जाएगी A1 + A2। क्लियर है? S3 का मतलब है पहले तीन पदों का योगफल, मतलब हम कह सकते हैं S3 का मतलब A1 + A2 + A3। S4 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं A1 + A2 + A3 + A4, और इसी प्रकार हम लिख सकते हैं आगे भी। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि n पदों का योगफल ये दिया है n² + 2n। यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 में लिख दिया, और हमसे 11वां पद पूछा है, तो 11वां पद कैसे निकालें। तो चलिए इस पार्ट को तो हटा दीजिए, यहाँ तो ये समझाने का था, समझा दिया। चलिए मैं इस पेपर पे बता देता हूँ आपको। Sn बराबर है n² + 2n। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ S1 बताइए क्या आएगा, तो यहाँ पे मैंने n की जगह क्या रखा, 1 रखा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 = 3। तो S1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3। अगर मैं कहूँ n बराबर 2 रख दीजिए इस वाली इक्वेशन में, तो आप कहोगे S2 बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 बराबर 8। ठीक है, तो S2 बराबर आ गया 8। उसी प्रकार मैं आपसे कहूँ n बराबर 3 रखिए, तो S3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो S3 की वैल्यू आ जाएगी 9 + 6 बराबर 15। तो S3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। और इसी प्रकार हम S4 की, S5 की निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे S1 क्या है, तो S1 है पहली टर्म, पहला पद, तो A1 की वैल्यू हो गई। S2 क्या है, पहले दो पदों का योगफल, मतलब 8 जो है वो A1 + A2 की वैल्यू है। S3 क्या है, पहले तीन पदों का योगफल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15 की वैल्यू है A1 + A2 + A3, और इसी प्रकार हम आगे भी करते रहते। S4 की वैल्यू देखते हैं S5 की, तो यहाँ तक की हमारी श्रेणी बन जाएगी, इसलिए मैंने S3 तक निकाली है। तो श्रेणी क्या होती है, A1, A2, A3, A4 इस प्रकार से ये AN तक
जाती है। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे A1 की वैल्यू है 3, ठीक है। A2 की वैल्यू क्या है, तो A1 की वैल्यू है यहाँ पे 3 प्लस A2 बराबर दिया है हमें 8, तो A2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 5, तो A2 की वैल्यू क्या है 5। क्लियर है इतनी बात। भाई H2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 8 आई, तो H2 का मतलब क्या है, पहले दो पदों का योगफल A1 प्लस A2, तो इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो 8 आएगा। तीसरा पद क्या आएगा A3 की वैल्यू पहले 3 पदों का योगफल, पहले 3 पदों का योगफल है 15, तो 8 तो ये हो गया, तो तीसरा पद क्या होगा 7, तभी तो पहले 3 पदों का योगफल 15 आएगा। और ये श्रेणी इसी प्रकार से चलती रहेगी। तो हमारी फाइनल जो प्रोग्रेशन बनकर आई वो क्या आई 3 5 7 9 ऐसे करके आई। अब हमसे क्या पूछा है, 11वां पद पूछा है, तो हमसे T11 पूछा है। T11 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 10D। A की वैल्यू क्या है 3 प्लस 10, और D की वैल्यू क्या है, तो D की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3 प्लस 20 बराबर 23। तो 11वां पद जो होगा वो क्या होगा 23 होगा, ठीक है। 11वां पद क्या होगा 23 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमको 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और ऐसे करके ये चल रहा है। और लास्ट टर्म क्या है 100 स्क्वायर, मतलब हम बता सकते हैं इस श्रेणी में 100 पद हैं, 1 2 3 ऐसे करके हम काउंट करेंगे तो 100 पद हैं। तो हमसे पूछा है इन 100 पदों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। यहाँ ये एक वर्गांतर का फॉर्मूला हो गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 4 3 प्लस 4। अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 6 5 प्लस 6, और ये इसी प्रकार से आगे भी चलता रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा 99 माइनस 100 और 99 प्लस 100। क्लियर है इतनी बात। अब आगे इनको सोल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट का वैल्यू आ जाएगी -1, इसकी आ जाएगी 3 प्लस इसकी आ जाएगी -1, इसकी आ जाएगी 7, इसकी आ जाएगी -1, इसकी आ जाएगी 11, और इसी प्रकार से ये आगे भी चलता रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 -7 -11, और आगे भी ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 3 7 11, मतलब इनके बीच का डिफरेंस 4 आ रहा है, तो मैं बता सकता हूँ ये एक समांतर श्रेणी है। लेकिन जब मैंने इसको सोल्व करके एक सिंप्लीफाई करके एक समांतर श्रेणी बनाई, तो इस श्रेणी में थे 100 पद, इस श्रेणी में कितने पद होंगे, तो इस श्रेणी में होंगे 50 पद। 50 पद इसलिए होंगे क्योंकि इस श्रेणी के 2 पदों से मैंने एक पद बनाया, ठीक है। इस श्रेणी के मैंने 2 पदों से एक पद बनाया, इसलिए इसमें अगर 100 पद हैं तो इस वाली इक्वेशन में कितने रह जाएंगे 50 पद रह जाएंगे। तो बस मेरे पास एक समांतर श्रेणी आ गई, इसमें 50 पदों का योगफल मुझे ज्ञात करना है। तो n की वैल्यू हो गई 50, a की वैल्यू हो गई -3, और d की वैल्यू हो जाएगी -7 प्लस का 3 बराबर -4। तो यहाँ पे हमें a की, d की और n की वैल्यू पता चल गई। अब हमें निकालना है S50। तो यहाँ पे जाएगा 50/2 2a मतलब 6, 50 - 1 मतलब 49, और d की वैल्यू है -4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे -6, और 50 चौका होते हैं 200, 200 में से 4 कम करोगे तो आ जाएगा 196, ठीक है। उसके बाद 25 गुणा 196 और -6 हो जाएगा -202, और 202 की गुणा 25 से करोगे तो आ जाएगा 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, तो -5050 इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे हम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योग उसके प्रथम 19 पदों के योग के बराबर हो तो समांतर श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रथम 11 पदों का योग ये होगा और प्रथम 19 पदों का योग ये है। अब इन दोनों को इसने बोला है कि इनका योगफल क्या है, बराबर है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है S30, हमसे प्रथम 30 पदों का योगफल पूछा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे 11/2
2a 10d बराबर, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 19/2, 2a 18d। ठीक है, तो चलिए सोल्व कीजिए इसको। 2 से 2 कट जाएगा, 11 के अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 22 से 110d बराबर 19 दूनी 38 से बराबर 18 की गुणा 19 से करेंगे तो आएगा 342d। ठीक है, तो ये 22 से इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे 38a में से 22a को घटाओगे तो यहाँ पे रह जाएगा 16a, उसके बाद प्लस 342d में से 110d घटाओगे तो क्या रह जाएगा 232d बराबर इधर क्या आ जाएगा 0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 16a प्लस 232d बराबर 0। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, 16 तो यहाँ पे 4 नहीं 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 से जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2a, 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16, 8 हम 72, d बराबर 0। ठीक है, तो इक्वेशन मेरी जो फाइनल आई वो क्या आई, 2a प्लस 29d बराबर 0। 8 मैंने यहाँ से कॉमन लेके 0 की तरफ भेज दिया। ठीक है, उसके बाद अब मुझसे क्या पूछा है, तो मुझसे पूछा है S30 मतलब 30 पदों का योगफल। तो क्या होगा 30/2 2a प्लस 29d ये होगा बराबर 15, और इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे दी है हमको 0। इसकी वैल्यू क्या दी है 2a प्लस 29d की वैल्यू क्या दी है 0, तो 15 की गुणा 0 से करोगे तो आ जाएगा 0। तो 30 पदों का योगफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक सवाल ये उठता है कि किसी भी श्रेणी के 11 पदों का योगफल 19 पदों के योगफल के बराबर कैसे हो सकता है। भाई किसी श्रेणी में 11 पदों का योगफल वही होगा जो उस श्रेणी के 19 पदों का योगफल होगा, तो ये पॉसिबल कैसे है, तो ये पॉसिबल तभी है जब इन 11 टर्म के अलावा जो 8 टर्म बची, 8 पद बचे, वो 8 पद जुड़ने के बाद आपस में 0 बना रहे हों। और 0 तब बनाएंगे, तो 0 तभी बना सकते हैं जब वो 8 पद में 4 पद पॉजिटिव हों और 4 नेगेटिव हों। मतलब अगर मैं आपको श्रेणी की बात करूं तो श्रेणी वो कुछ इस प्रकार से होगी 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 7। तो कितने पद हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, अब उसने बोला 11 पदों का योगफल 19 पदों के योगफल के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 पदों का योगफल, इनका योगफल 19 पदों के योगफल के बराबर ही होगा, क्योंकि जब मैं इनको ऐड करूँगा 7 5 12 और 3 15 और 1 16, तो 16 अगर यहाँ प्लस के आएंगे तो 16 माइनस के भी आएंगे और वो 8 टर्म्स की वैल्यू हो जाएगी 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि 11 पदों का योगफल 19 पदों के योगफल के बराबर इस कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, तो श्रेणी कुछ इस प्रकार से वो होगी। तो वैसे मैंने आपको समझाने के लिए ये बता दिया, लेकिन हमें नहीं बतानी कि श्रेणी क्या होगी। हमें तो सिर्फ हमसे पूछा है कि 30 पदों का योगफल क्या होगा, और 30 पदों का योगफल आया था 0। ठीक है, तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट भी है और बेस्ट भी है। तो बेस्ट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि 20 को 4 भागों में बांटा गया जो समांतर श्रेणी में है, यदि उनका प्रथम और चौथे भाग का गुणनफल
से दूसरे और तीसरे भाग के गुणनफल का अनुपात 2:3 हो तो सबसे बड़े भाग क्या होगा, सबसे बड़ा भाग क्या होगा। तो उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि 20 को हमने 4 भागों में बांटा और उन 4 भाग जो बटे 4 भागों में जो बांटा वो एक समांतर श्रेणी में है और समांतर श्रेणी में है, ठीक है। फिर उसने बोला जो पहला और चौथा जो पार्ट है जब हम उनकी मल्टीप्लाई कराते हैं, गुणनफल देखते हैं, और दूसरे और तीसरे पार्ट का जब हम मल्टीप्लाई देखते हैं तो उनका जो रेशियो आता है, उनका जो अनुपात है वो 2:3 है। तो हमसे सबसे बड़े पार्ट पूछा है, उस श्रेणी का सबसे बड़ा जो पार्ट आएगा वो हमसे पूछा है। तो 20 को मुझे 4 पार्ट में बांटना है और वो चारों पार्ट होने चाहिए समांतर श्रेणी में। तो मैं कहता हूँ चलिए, पहला पद हो गया a, दूसरा पद हो गया a + d, तीसरा पद हो गया a + 2d और चौथा पद हो गया a + 3d। और इन चारों पार्ट का योगफल क्या दिया है, 20 दिया है, ठीक है ना। ऐसे भाई अब देखो चारों पार्ट ये क्या हो गए, समांतर श्रेणी में हो गए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 3 4 4a + 1 3 और 3 6 6d = 20। तो हम यहाँ पे एक चीज़ ये देख रहे हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन आई लेकिन 2 वेरिएबल्स आए, एक तो a आया और एक d आया। अब यहाँ से हम कभी भी a और d की निश्चित वैल्यू नहीं बता सकते क्योंकि इक्वेशन समीकरण तो है हमारे पास एक और वेरिएबल हैं 2। तो a और d का निश्चित मान, निश्चित वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमारे पास जितने वेरिएबल्स हों उतनी ही हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि 2x² + 3y = 9 है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए x या y की वैल्यू क्या क्या होगी, तो आप नहीं बता सकते, एक निश्चित वैल्यू नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे है x² + 6y = 12। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए x और y की वैल्यू क्या क्या होंगी, तो आप निश्चित वैल्यू बता सकते हो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे मैंने बताया कि मेरे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन हैं और 2 ही वेरिएबल हैं, एक तो x और एक y। तो जितनी इक्वेशंस होती हैं अगर उतने ही वेरिएबल्स हैं तो हम निश्चित मान बता सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं बता सकते। तो इस इक्वेशन में हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और एक इक्वेशन है, तो हम a और d की वैल्यू नहीं बता सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे जो 4 पार्ट माने हैं a + d, a + 2d और a + 3d, तो यहाँ पे ये समांतर श्रेणी में बेशक हैं लेकिन हमारे क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम कुछ 4 पार्ट ऐसे मानेंगे जो समांतर श्रेणी में भी हों और वो जुड़ के आपस में एक वेरिएबल बनाए, ना कि 2। तो वो 4 पार्ट में जो लूँगा वो ये लूँगा, एक तो लूँगा a - 3d, दूसरा लूँगा मैं a - d, तीसरा लूँगा मैं a + d और चौथा लूँगा मैं a + 3d। अब ये चारों पार्ट समांतर श्रेणी में है और जब मैं इनको जोड़ूंगा तो एक ही वेरिएबल आएगा। तो चलिए मैं इनको जोड़ के देखूंगा तो क्या आएगा, a - 3d, a - d, a + d और a + 3d बराबर क्या दिया है, 20 दिया है। तो यहाँ पे 4a और यहाँ पे 3d से 3d, d से d कट जाएगा तो 4a बराबर आ जाएगा 20 और a बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि ये चारों पार्ट समांतर श्रेणी में नहीं है तो वो चेक करके देख सकता है, सार अंतर देख सकता है, कॉमन डिफरेंस वो देख सकता है, इनका सेम ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इस वैल्यू में से जब आप इसको माइनस करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी, अब फिर इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे वो सेम वैल्यू आएगी, फिर आप इसमें से इसको वैल्यू माइनस करोगे तो सेम वैल्यू आएंगी, मतलब सार अंतर आएगा बराबर, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि हमने ये पता कैसे लगाया कि हमें जो 4 पार्ट लेने हैं वो यही लेने हैं। अगर मान लीजिए किसी संख्या को मैं 4 पार्ट में ना बांट के 6 पार्ट में बांटूँ, 8 पार्ट में बांटूँ, तो मुझे वो संख्याएं मुझे क्या माननी पड़ेंगी। तो इसके पीछे की एक ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने स्वयं बनाई है। तो क्वेश्चन आगे बढ़ाने के लिए मैंने पहले आपको बताया कि इसमें मुझे एक वेरिएबल लेना है
मतलब डी जो होगा वो मुझे आपस में जोड़ के कट करना है, मतलब डी यहाँ पे 0 आ जाए। तो 0 तभी आ सकता है डी जितनी बार मैं प्लस लूँ डी को उतनी बार माइनस लूँ। तो डी को मैंने यहाँ पे माइनस का 3D भी लिया था, माइनस का डी भी लिया था, तो इतनी बार ही मैंने यहाँ पे प्लस का डी लिया और प्लस का 3D लिया, तो आपस में जुड़ के यहाँ पे 0 हो गया। तो इसकी ट्रिक पहली ये है कि जितने हम डी को माइनस में लेंगे उतने ही हम प्लस में लेंगे ताकि वो जुड़ के 0 बन जाए। इसकी दूसरी ट्रिक ये है कि जब मैंने 4 पार्ट में इसको तोड़ने के लिए बोला, 4 पार्ट में इसको तोड़ने के लिए बोला, तो पहली टर्म मैंने क्या ली, a माइनस 3D। तो हम क्या करेंगे, जैसे मुझसे पूछा 4 पार्ट में तोड़िए, तो 4 में से 1 कर दीजिए कम, आ जाएगा 3। तो d हमें पहले 3 के साथ रखना है, वो भी माइनस के साथ। तो पहली टर्म जो आएगी वो आएगी a माइनस 3D, ठीक है। तो पहली टर्म मिलने के बाद तो हम सीधा आराम से निकाल सकते हैं। दूसरी टर्म होगी a माइनस डी, तीसरी टर्म होगी a प्लस डी, इसके साइन चेंज कर दीजिए, और चौथी टर्म होगी a प्लस डी, ठीक है। दूसरी चीज़, मान लीजिए मुझे किसी संख्या को 6 पार्ट में तोड़ने के लिए बोलता वो, तो 6 पार्ट में कैसे तोड़ता, 6 में से 1 घटा दो, आ गया 5। तो पहली टर्म होती a माइनस 5D, दूसरी टर्म होती a माइनस 3D, तीसरी टर्म होती a माइनस डी, चौथी टर्म होती a प्लस डी, पाँचवीं टर्म होती a प्लस 3D, और छठी टर्म होती a प्लस 5D। तो हम ऐसे इसको आसानी से तोड़ सकते थे, ठीक है। तो जब मैं इसको 6 टर्म में किसी भी पार्ट को तोड़ूंगा, किसी भी संख्या को तोड़ूंगा, और जब मैं इनका योगफल देखूंगा तो ये d, जैसे यहाँ पे माइनस का 5D प्लस के 5D से कट जाएगा जोड़ने के बाद, माइनस का 3D प्लस के 3D से, माइनस का d प्लस के d से, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल बचेगा। अगर मान लीजिए मुझे 8 पार्ट में तोड़ना हो तो कैसे तोड़ूंगा, तो 8 में से 1 कीजिए माइनस, आ जाएगा 7। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा पहली टर्म a माइनस 7D, फिर लिखूँगा a माइनस 5D, फिर लिखूँगा a माइनस 3D, फिर लिखूँगा a माइनस डी, फिर लिखूँगा a प्लस डी, फिर लिखूँगा a प्लस 3D, फिर लिखूँगा a प्लस 5D, और फिर लिखूँगा a प्लस 7D। तो जब भी हमसे इवन पार्ट में तोड़वाएगा, वो सम पार्ट में तोड़वाएगा, किसी भी संख्या को विभाजित करवाएगा, तो हमें उसमें से 1 कम करके पहली टर्म लिखेंगे इस टाइप से, फिर 2 का अंतर हमें डी में बना के रखना है। तो हम ऐसे किसी भी संख्या को कितने भी पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने हमें 4 पार्ट में, 6 पार्ट में और 8 पार्ट में तो तोड़ना बता दिया, मतलब इवन नंबर में तो तोड़ना बता दिया। ओड नंबर में अगर आ जाए किसी संख्या को 3 पार्ट में, 3 भागों में, 5 भागों में, 7 भागों में विभाजित करने के लिए आ जाए, तो हम उन 3 पार्ट को क्या मानेंगे, 5 पार्ट को क्या मानेंगे, या 7 पार्ट को क्या मानेंगे। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझसे कहा जाए कि 18 को 3 पार्ट में तोड़ना है, और वो तीनों पार्ट समांतर श्रेणी में है। 3 पार्ट में तोड़ना है, मतलब ओड पार्ट में तोड़ना है 3 पार्ट में। तो मैं क्या करूँगा, इसकी ट्रिक ये है कि 3 में से मैं 1 माइनस करूँगा और 2 से करूँगा डिवाइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे 5 पार्ट में इसको तोड़ना होता, तो 5 में से 1 घटाता और 2 से करता डिवाइड, तो आ जाता 2। अगर मान लीजिए मुझे 7 पार्ट में डिवाइड करना होता, तो 7 में से 1 घटाता, 2 से करता डिवाइड, आ जाता 3। अब मान लीजिए मुझे 18 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया। तो मैं पहली टर्म लिखूँगा a माइनस डी, दूसरी लिखूँगा a, और तीसरी लिखूँगा a प्लस डी। तो मेरे वो 3 पार्ट्स ये होंगे। अगर मान लीजिए मुझसे कहा जाए कि 5 पार्ट में तोड़िए, तो यहाँ पे 5 पार्ट में तोड़ने के लिए ट्रिक यहाँ पे क्या आई, 2 आई। तो पहली टर्म होगी a माइनस 2D, ठीक है। दूसरी टर्म होगी a माइनस डी, तीसरी टर्म होगी a, चौथी टर्म होगी a प्लस डी, और 5वीं टर्म होगी a प्लस 2D, ठीक है। जब मैं इनको ऐड करूँगा तो भी d की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है। अब मान लीजिए मुझसे कहा जाए कि 7 टर्म में तोड़िए, तो 7 टर्म में तोड़ने के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या आई, 3 आई। तो पहली टर्म होगी a माइनस 3D, दूसरी टर्म होगी a माइनस 2D, तीसरी टर्म होगी a माइनस डी, चौथी टर्म होगी a, 5वीं टर्म होगी a प्लस डी, छठी टर्म होगी a प्लस 2D, और 7वीं टर्म होगी a प्लस 3D। तो ऐसे में किसी भी संख्या को कितने भी पार्ट्स में तोड़ सकता हूँ, और वो सारे पार्ट समांतर श्रेणी में होंगे। तो इसकी तो ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं।
तो यहाँ पे आपको पता चल गया ना, जब मैंने 20 को 4 पार्ट में तोड़ा और वो चारों पार्ट समांतर श्रेणी में हैं, तो वो इस टाइप में वो 4 पार्ट वो जो आएंगे वो ये आएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकाली, ए की वैल्यू आ गई 5। अब आगे का क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन ने बोला है कि पहला और चौथा पार्ट का गुणनफल। तो पहला पार्ट ये है और चौथा पार्ट ये है, तो इनका गुणनफल क्या आएगा, तो आप कहोगे a माइनस 3d, पहला पार्ट ये हो गया और चौथा पार्ट ये हो गया, इनका गुणनफल, तथा दूसरे और तीसरे पार्ट का गुणनफल का जो रेशियो है वो क्या दिया है, 2:3, मतलब 2/3। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई थी, 5। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 5 रख दीजिए। चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 5 रख दीजिए। बराबर है 2/3। बस इसको यहाँ से आप सोल्व करोगे, डी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन चलिए मैं फिर भी पीछे आपको बता देता हूँ। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये तो हो जाएगा एक वर्गांतर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 3 तिया 9d स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ सॉरी ए की वैल्यू हम मुझे 5 ही रखनी है यहाँ पे भी। तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस डी स्क्वायर बराबर 2/3। भाई ये तो समझ में आ गया ना, ऊपर वाली टर्म्स ये कैसे आई। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे भी यही किया, दोनों टर्म तो हैं, 5 है तो 5 है, यहाँ पे 3d है तो 3d है, लेकिन साइन है डिफरेंट। तो साइन जब डिफरेंट होते हैं तो पहली टर्म का वर्ग आ जाएगा 25 और माइनस दूसरी टर्म का वर्ग आ जाएगा 9d स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ऊपर भी मैंने ऐसे किया और नीचे भी ऐसे किया। अब 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 की गुणा इधर कराओगे तो आ जाएगा 75 माइनस 9 तिया 27d स्क्वायर बराबर 2 की गुणा इधर करा दीजिए, आ जाएगा 50 माइनस 2d स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इस 50 को इधर आप लेकर आओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 75 में से 50 जाएंगे, 25 आ जाएगा बराबर इस माइनस के 27d स्क्वायर को आप उधर लेकर जाओगे तो उधर क्या बचेगा 25d स्क्वायर। तो यहाँ पे d स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 और d बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 1। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आई, एक तो आई प्लस का 1 और एक आई d की वैल्यू माइनस का 1। और a की वैल्यू क्या आई थी, तो a की वैल्यू आई थी 5। तो चलिए पहले हम ले लेते हैं प्लस का d और a बराबर 5। तो हमारे जो 4 पद आएंगे वो क्या आएंगे, तो पहला पद माना था हमने a माइनस 3d, दूसरा माना था a माइनस d, तीसरा माना था a प्लस d और चौथा माना था a प्लस 3d। तो पहला टर्म क्या आएगी, तो पहली टर्म आएगी 5 में से d बराबर हमने पहले प्लस का बन लिया है तो 3, दूसरी टर्म आएगी 5 माइनस 1, तीसरी टर्म आएगी 5 प्लस 1, चौथी टर्म आएगी 5 प्लस 3। तो 2 4 6 8। तो जो समीकरण आएगी वो ये आएगी। लेकिन जब हमने d की वैल्यू प्लस बन ली तो समीकरण क्या आई, श्रेणी क्या आई, 2 4 6 8 की आई। अब देखिए ये एक समांतर श्रेणी है, नहीं है, इनके बीच का अंतर 2 है, तो ये एक समांतर श्रेणी है और चारों पदों का योगफल 20 है। उसके बाद अगर मैं d बराबर माइनस का बन लूँगा तो समीकरण आएगी 8 6 4 2। सोल्व करके आप देखना समीकरण आएगी ये। तो ये भी एक समांतर श्रेणी है, 8 6 4 2। ठीक है, और इनका योगफल 20 ही आ रहा है। तो 20 को हमने जो 4 पार्ट में डिवाइड किया वो इनमें हमने डिवाइड किया। और यहाँ पे वाली कंडीशन भी फॉलो हो रही है। उसने बोला था ना कि पहले और चौथे भाग का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे भाग के गुणनफल का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो यहाँ पे पहले और चौथे पार्ट का जो गुणनफल है वो क्या है 16, और दूसरे और तीसरे पार्ट का गुणनफल क्या है वो है 24, और इनका जो रेशियो है वो क्या है 8 से काटोगे तो 2:3। तो सारी कंडीशन फॉलो हो गई। मतलब हम कह सकते हैं समीकरण जो हमारी श्रेणी आएगी वो या ये भी हो सकती है ऑप्शन में और ये भी हो सकती है। तो ये तो मैंने आपको करने का तरीका बता दिया। लेकिन जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शन से आप बड़ी आसानी से उन क्वेश्चन को कर सकते हो। मान लीजिए किसी ऑप्शन में यही होता तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बता सकते थे, दोनों कंडीशन फॉलो करा के। तो पहली कंडीशन यही थी कि इन चारों का ये एक समांतर श्रेणी में होनी चाहिए, इनका चारों का योगफल 20 होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्वेश्चन में ये दी थी कि पहले और चौथे पद का गुणनफल दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो हम आसानी से इसको बिना सोल्व किए बता सकते थे। ठीक है, तो चलिए आपका ये समांतर श्रेणी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे क्वेश्चंस बताए हैं। अब समांतर श्रेणी के आप किसी भी पब्लिकेशन बुक से कीजिए, किसी भी राइटर की बुक से कीजिए, एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा।
लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपने मेरे इस चैप्टर के सारे पार्ट्स देखे हों। मतलब मैंने 4 पार्ट बनाए हैं समांतर श्रेणी के, वो चारों पार्ट आपने सीक्वेंस में देखे हों, तो आपसे एक भी क्वेश्चन समांतर श्रेणी का रहने वाला नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा पढ़ाना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।